हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए जो वर्णमाला हमारा टॉपिक चला है उसका पार्ट 2 लेके हाजिर है। तो ये वर्णमाला का कंप्लीट टॉपिक आज आपका जो अब हो जाएगा। आज हम बात करेंगे इसमें अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष और जो व्यंजन होते हैं आपके वो कितने होते हैं। ठीक है, वो सारे आज जो कंप्लीट आपका जो हम वर्णमाला का टॉपिक जो आज यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपके टेस्ट तो आपको पता है कि कंटिन्यू चले हुए आपके मॉक टेस्ट, तो वो तो चले रहेंगे। ठीक है, कल या परसों से फिर भी उसका जो हम स्टार्ट कर देंगे मॉक टेस्टों को। बाकी और एक टॉपिक रहता है आपका समास का, वो भी मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगा साथ में ही। ठीक है, तो आज देखते हैं हम व्यंजन में जो आपके व्यंजन वर्णमाला के जो टॉपिक बचा, थोड़ा सा अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, घोष ये देख लेते हैं आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बाकी जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा वो पिछला पार्ट भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने कल देखा था कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, तो अब व्यंजन जो वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसके बाद है आपका कि बाहरी प्रयत्न के आधार पर सभी व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया, अल्प प्राण, महाप्राण। और जो ध्वनि है, ध्वनि के आधार पर व्यंजनों को वो 2 भागों में बांटा गया, वो घोष और अघोष। वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये आपके स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? ये 25 है टोटल। ये कल बता दिए थे मैंने आपको 25, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 5 करके है, ये 25 है टोटल। और ये जो आपका 5वां अक्षर होता है व्यंजन का, व्यंजन वर्णमाला का, जैसे ये अणे है 5वां अक्षर, तो इसको बोलते हैं हम पंचाम अक्षर। ठीक है, पंचाम अक्षर, पंचाम अक्षर। ठीक है, और पंचाम अक्षर। और इसमें एक होता है कि 2 मेरे को बताना भूल गया था, एक ये अंग होता है और एक ये वाला जो होता है ये मात्राएं। ये मात्राओं का आप रखेंगे, तो इनको छोड़ आप सीधा ऐसे याद रखेंगे। जैसे ये अंग की मात्रा, इसको क्या बोलते हैं? और ये चांद की बिंदी है, तो ये जो अंग की मात्रा है इसको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक। 2 बातें आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपने देख लिए थे कल, एक बार फिर लिख देता हूँ मैं। य, र, य, र, ल, व। तो अंतस्थ व्यंजन जो आपके वो है य, र, ल, व। ऊष्म वर्ण जो आपका वो आपने देख लिए थे कल, श, स, स, ह। ये ऊष्म वर्ण है। इनको भी देखेंगे, इनको डाल के होते हैं 33 टोटल। ठीक है, 33 इनको डाल के होते हैं 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म वर्ण हो गए। ये कल की वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ मैं, लेकिन आज इनका जो हम स्थान जानेंगे इनका, ये कल ये तो देख लिया था हमने कि ये मूर्धन्य है, तालव्य है। आज देखेंगे हम कि अल्प प्राण में क्या होता है और महाप्राण में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अब बाहरी प्रयत्नों के आधार पर सभी व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया। तो अब अल्प प्राण और महाप्राण ये बहुत जरूरी है। आप इसके बाद घोष और सघोष। तो सबसे पहले देखेंगे अल्प प्राण क्या होता है। ठीक है, तो अल्प प्राण जो होता है, अल्प प्राण, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप। अल्प प्राण, अल्प प्राण जो होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। डेफिनेशन है इसमें, मैं आपको समझा के बताऊंगा कि कैसे कम समय लगता है। वो आगे हम जो आपकी वर्णमाला उसमें ये समझा के बताऊंगा आपको। जैसे इसमें बताऊंगा कि अल्प प्राण को कैसे कम समय लगता है, कैसे अधिक है। अल्प प्राण, ठीक है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन वर्णमाला का, प्रत्येक व्यंजन वर्णमाला का, ठीक है, दूसरा पहला हो गया, तीसरा हो गया, 5वां, ये वर्ण जो होते हैं आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण। और साथ में कौन से? इसके साथ याद रखेंगे, इसके साथ जो आपके सभी अंतस्थ व्यंजन। कौन से? सभी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल, व। ये भी आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण जो ये होते हैं। अब अल्प प्राण को हम इस सारणी से समझते हैं। ठीक है, अल्प प्राण,
जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनको बोलते समय मतलब जो वो कम समय लगता है। ठीक है, तो अब जैसे क कम लग रहा है, क कम, ख ज़्यादा, घ कम, ग कम, घ ज़्यादा, ग कम। ठीक है, तो अब देखो च कम, छ ज़्यादा, ज कम, झ ज़्यादा, अण्य। तो ये कौन कौन से हो गए आपके? ये हो गया आपका पहला, तीसरा और पांचवा, सभी सारणी का। इसमें जितने एक का नहीं, इसका ये पहला, तीसरा, पांचवा तो इन सब का। ट ठ ड ढ अण्य, इसका भी पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब एक का तो सबका ही। त थ द ध, ये ध है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये वाला ध है। न पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब प्रत्येक जो आपकी ये स्पर्श व्यंजन की वर्णमाला है, इसका जो आपका पहला, तीसरा और पांचवा, ये वर्ण जो है वो आपका अल्प प्राण है। कौन है ये? अल्प प्राण है। साथ में इसके साथ य, र, ल, व, ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये भी आपके अल्प प्राण है। इसके साथ साथ ये भी आपके अल्प प्राण है, य, र, ल, व। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अल्प प्राण। अब यहाँ पे देख लिया हमने अल्प प्राण, तो अल्प प्राण का आपको आई होप समझ आ गया होगा। अल्प प्राण की डेफिनेशन की, अल्प प्राण में क्या होता है कि प्रत्येक व्यंजन वर्णमाला का जो है वो आपका पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व जो आपके ये अल्प प्राण होते हैं। अब देखते हैं हम थोड़ा सा महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है? ठीक है, तो अब चलते हैं हम महाप्राण की तरफ। यहाँ हेडिंग है महाप्राण। तो महाप्राण क्या होता है? महाप्राण क्या होते हैं? उन व्यंजनों को बोलते हैं, ठीक है, महाप्राण व्यंजन। ठीक है, महाप्राण जो है वो उन व्यंजनों को बोलते हैं, उन व्यंजनों को बोलते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। ठीक है, अधिक समय लगता है। अब आपके ऊष्म वर्ण जो है, ऊष्म वर्ण कौन कौन से? स, स, ह, ये जो है ये भी आपके अल्प प्राण है। साथ में आप इनको भी याद रखेंगे, ये भी अल्प प्राण है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब ऊष्म वर्ण की बात करते हैं हम, तो वो भी अल्प प्राण है। अब अल्प प्राण के लिखे ना महाप्राण है, अल्प प्राण नहीं महाप्राण। ठीक है, महाप्राण की बात हो रही है ना, तो ये भी आपके क्या है? महाप्राण है। ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो ये आपके सारे जो ये महाप्राण है, महाप्राण। और साथ में जो आपकी वर्णमाला है, ठीक है, जो आपकी व्यंजन वर्णमाला है, जो आपकी व्यंजन वर्णमाला है, मतलब स्पर्श व्यंजन जो है, व्यंजन वर्णमाला में दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण, ये जो आपके महाप्राण है, दूसरा और चौथा वर्ण जो वो महाप्राण है। ऐसे समझ लेना आपने, या फिर यहाँ से समझ लेना है कि जिनके उच्चारण में अधिक समय होता है। क कम लग रहा है, ख ज़्यादा, ग कम, घ ज़्यादा। तो सीधी सी बात है, जो दूसरा और चौथा वर्ण है, कौन सा? दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरा और चौथा वर्ण जो आपका ये महाप्राण है, महाप्राण है। और सभी ऊष्म वर्ण, और जो आपके ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण कौन से आपके? सभी ऊष्म वर्ण, ये ध्यान रखेंगे आप, ऊष्म वर्ण श, स, ह, ये क्या आपके ये साथ में आपके महाप्राण है। ठीक है, समझ गए? मतलब सभी सारणी का ये आ गया, ये दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, ये दूसरा और चौथा, ये जो आपके ये महाप्राण है। तो अल्प प्राण और महाप्राण समझ गए होंगे आपके। सिंपल सा यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप इससे भी शॉर्टकट में। जैसे ये अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या आते हैं? अल्प प्राण में आता है आपका कि पहला, तीसरा,
पांचवा वर्ण अल्प प्राण, और साथ में क्या आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। ये शॉर्टकट में इतना याद रख लो। अगर पीछे वो इतनी लंबी कथा याद नहीं रखनी तो ये याद रख लो, ये बहुत है एग्जाम के लिए, बहुत है, ये चल जाएगा इतना कि महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण, ये क्या आपके महाप्राण है। समझ गए, इतना सा याद रख लो। ऐसा नहीं रखना कि अगर आपने ऐसे याद रखें जिनके उच्चारण में कम समय लगता है अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है महाप्राण, ठीक है। वैसे आपने वो पीछे इतनी कथन लिखनी तो ये शॉर्टकट में लिख लो, इतना का ये ट्रिक है, समझ लो अपनी, ठीक है। इतना सा याद रख लो, पूरा अल्प प्राण महाप्राण आपका कंप्लीट। ये पिछली जो कथा लिखी है इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये जो लिखी है इसको समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर अगर आप ऐसे देख लेते हो सीधे डायरेक्टली कि इतना याद रख लेते हो, ये जो आपका अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा वर्ण, महाप्राण दूसरा चौथा और ऊष्म वर्ण, और ये आपकी ट्रिक होगी। और अब अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म वर्ण, ये आप इतना सा देख लीजिए। बाकी चलते हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वर्णों का, एक टॉपिक छूटा बचता हमारा, वो भी आज कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाद हमारा जो वर्णमाला का पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट है, इससे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आ जाएंगे। इतना की पर आपने इतना की जो वो समझना पूरा अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि ध्वनि के आधार पर सभी व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये है कि ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। और वो कौन से हैं, जो पहला है घोष या सघोष, ठीक है, और दूसरा है अघोष। इसको भी आपको दो तरीक़ों से बताऊंगा मैं, पहले मैं इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन इसकी बाद में लिखेंगे, शॉर्टकट इसका बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं। अगर समझ के आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो आपस सीधा डेफिनेशन वो छोटी सी वो याद कर लेंगे, ठीक है। अब बोला कि प्रत्येक व्यंजन वर्णमाला जो इसका तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, कौन सा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ये क्या आपका, इसको हम बोल सकते हैं घोष, घोष बोलो इसको या सघोष बोलो, ठीक है। और प्रत्येक व्यंजन वर्णमाला का पहला और दूसरा वर्ण, इसको क्या बोल सकते हैं आप, अघोष, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बताता हूँ आपको, जैसे ये लिखा मैंने, अब इसकी परिभाषा है, घोष या सघोष किसे बोलेंगे आप, घोष, इसको घोष भी बोल सकते हैं या सघोष भी। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी लिख देते हैं कि सभी अंतस्थ व्यंजन, क्या क्या याद रखेंगे इसमें, सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन आपने याद रखने ये य र ल व, सभी अंतस्थ व्यंजन इसमें आएंगे एक तो। और प्रत्येक व्यंजन वर्णमाला का, प्रत्येक व्यंजन वर्णमाला का कौन सा शब्द, प्रत्येक व्यंजन वर्णमाला का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, घोष या सघोष होता है। अब इसमें एक और है, इसमें एक जो वो एक अंतिम ऊष्म वर्ण, एक अंतिम ऊष्म वर्ण कौन सा, ह, ये भी घोष है। बस ये डेफिनेशन याद रख लो। हमने क्या पढ़ा, घोष या सघोष किसको कहते हैं, तो घोष या सघोष ये देख लिया हमने कि सभी ऊष्म सभी अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ठीक है। और प्रत्येक व्यंजन वर्णमाला का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, ये क्या है, घोष या सघोष होता है। एक अंतिम ऊष्म वर्ण ह, एक अंतिम ऊष्म वर्ण ह भी घोष होता है। समझ गए यहाँ से, ये पहला तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ये डेफिनेशन के साथ मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखते हैं हम अघोष को, ठीक है, कि अघोष किसे बोलते हैं। तो अब अघोष, अघोष की डेफिनेशन भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अघोष जो है वो तीन ऊष्म वर्ण आते हैं इसमें, इसमें जो बच गए तीन ऊष्म वर्ण, तीन ऊष्म
वर्ण कौन कौन से, एक आपके शलगम वाला स, षटकोण वाला स, और ये स्लेट वाला। बाकी आपको पता कि ह जो वो तो चला गया आपका घोष या सघोष में चला गया। इसमें 3 ऊष्म वर्ण आते हैं और प्रत्येक व्यंजन वर्णमाला का, प्रत्येक व्यंजन वर्णमाला का कौन सा, पहला और दूसरा वर्ण जो वो अघोष कहलाता है। पहला और दूसरा वर्ण जो आपका ये अघोष कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको समझ लेंगे ध्यान से। ये आप पहला और दूसरा वर्ण ये ध्यान रखेंगे और ये 3 ऊष्म वर्ण। अब यहाँ पे देखते हैं हम कौन सा आपका जो है वो ये कहलाता है। जैसे ये तो पहला और दूसरा वर्ण जो है आपका ये क्या कहलाएगा, अघोष। कौन सा, पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष कहलाएगा। और आपके जो 3 ऊष्म वर्ण बचते हैं वो भी आपके अघोष में आते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा। तो आज हमारा वर्णमाला का कंप्लीट टॉपिक हो गया है। तो वर्णमाला से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको वर्णमाला का सारा कुछ आता है ये, तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब जब भी आपको कोई एग्जाम में टॉपिक आता है या फिर संधि जैसे कोई क्वेश्चन, तो यहीं से क्लियर रहता है। संधि के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये पंचाम अक्षर है। ये पंचाम अक्षर। संधि में क्या होता है कि जैसे पंचाम अक्षर ये फर्स्ट में चेंज होता है, पंचाम और थर्ड ये ग है, ये भी क में चेंज होता है। जैसे ये संधि विच्छेद आपका बांग में होता है, तो ग यहाँ पे ये वाला होता है, ये क में चेंज होता है। ठीक है, तो आपको इन अक्षरों का पता होना चाहिए, पंचाम अक्षर का। तो इससे क्या होता है कि आपका संधि का टॉपिक भी थोड़ा वो क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।